आज रात हम लोग बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें आपका एक्सप्लोसिव से कुछ संबंधित होगा और डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में हम मिसफायर को कैसे डील करते हैं, अंडरग्राउंड का तो हम भेजे हुए हैं। आप लोग एक्सप्लोशन ब्लास्टिंग वाले प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। बहुत सारा मेरा प्लेलिस्ट है। लोग बोलता है वॉल्यूम 1 को करा दीजिए सर। वॉल्यूम 1 का सब चीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग वो नहीं करता है। एमसीएल वाले रिक्रूटमेंट में जो डाला उसको भी नहीं देखता, लिख देता है कि इसके ऊपर बनाइए। इसका मतलब नहीं देखा तब ना लिख रहा है। यदि लिख देखा होता तो नहीं ना लिखता। फिर हमको लिंक भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर है, पार्ट 24 में देख लो, पार्ट 30 में देख लो। इस टाइप का डीलिंग विद मिसफायर देखेंगे। ये 4-5 को यहाँ क्वेश्चन लिखा है। एनसीएल 2018 माइनिंग सरदार वाला जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसी को कराते कराते डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट वर्किंग को हम बताएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। जो एनसीएल माइनिंग सरदार का 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसका क्वेश्चन नंबर 27, न्यू कोल माइंस रेगुलेशन कब लागू हुआ। 4 को ऑप्शन आपको दे दिया है। तो हम एनसीएल जूनियर ओवरमैन 2018 में भी बताए थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर थे कि नया कोल माइंस रेगुलेशन 2017 जो लागू हुआ है वो 27 नवंबर 2017 को लागू हुआ है। तो उसमें से आपको ऑप्शन में नवंबर 2017 दिया है। हम डेट भी दे दिए इसलिए कि अगली बार मान लो डेट पूछ लिया, तो इसलिए 27 नवंबर 2017 को हमारा न्यू कोल माइंस रेगुलेशन 2017 इफेक्ट हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइन। मतलब इनमें से कौन सा माइन नहीं है, मतलब माइन की परिभाषा में नहीं आता है। तो ऑप्शन भी हम बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। माइन का हम डेफिनेशन आप लोग को पार्ट 56 में बताए थे ना। तो इसी क्वेश्चन में 56 भी इसी का है, एनसीएल 2018 माइनिंग से। हम माइन का डेफिनेशन में क्या क्या 10 गो पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट बताए थे? 10 गो पॉइंट बताए। क्या क्या बताए थे? चाहे आपका अंडरग्राउंड माइन हो, चाहे ओपन कास्ट माइन हो, कोल माइन हो, मेटल माइन हो, ऑयल माइन हो, माइन से तो सबके लागू होता है। तो वहां पे सब का बताया। क्या बताया? आप मान लो माइंस तो देखे, मान लो कोई ओपन कास्ट का एग्जांपल ले लीजिए। ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, आपका वर्कशॉप होगा, स्टोर होगा। स्टोर में हम वहां पूरा बताए कि स्टोर मैगजीन से लेकर के आपका बाकी सामान रखने के लिए भी जो स्टोर होगा, जो माइन के पर्पस के लिए काम आ रहा हो, माइन के से जुड़ी ऑपरेशन के लिए है और वो माइन का है, तब वो स्टोर भी माइन की परिभाषा में आएगा। मतलब माइन है, आपका वर्कशॉप है, वहां से आप निकलिए। स्टोर हो गया, वर्कशॉप हो गया, वहां से निकलिए। आपके जितने भी हॉल रोड है, हॉलेज रोड है, ट्रॉमवेज बोलते हैं इसको, वही हॉल रोड कोई या हॉलेज रोड कोई ट्रॉमवेज बोलते हैं। हॉल रोड, ट्रॉमवेज हो गया, आपका साइडिंग हो गया, सीएचपी हो गया। जितने भी वर्किंग्स है, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, जितने वर्किंग फेसेस हुए, वर्किंग मैंने आया, वर्किंग का डेफिनेशन बताया था। वर्किंग मीन्स एक्सकावेशन मेड आर बीइंग मेड फॉर सर्च ऑफ और ऑब्टेनिंग मिनरल और कोल के केस में कोल बोल दीजिए। कोल को पाने के लिए या कोल को सर्च करने के लिए जो हमने खुदाई किया, एक्सकावेशन किया है या किया जा रहा है, उसको भी हम वर्किंग बोलते हैं। तो ऑल वर्किंग्स ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट ऑल कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ माइनिंग। ठीक है, और उससे एंसिलरी ऑपरेशन कनेक्टेड विथ माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन से एंसिलरी मतलब कनेक्टेड। माइनिंग ऑपरेशन से संबंधित जितनी भी ऑपरेशन है वो सारी, जैसे आपका डंप यार्ड हुआ, किससे संबंधित? माइनिंग से ना। कोल यार्ड हुआ, माइनिंग ही ना हुआ। जितने आपने अंडरग्राउंड में एंट्रीज बनाए, ओपनिंग्स बनाए, मतलब ओपनिंग में क्या था आपका? माइन ओपनिंग में क्या था? शाफ्ट है, इंक्लाइन है, एडिट है, बोर हो, और जितने भी लेवल्स है, प्लेन्स है,
ऑल वर्क्स, सभी काम भी बोला जो माइनिंग संबंधित है, ऑल मशीनरीज, और सारी मशीनरीज भी। और ऑयल माइन के केस में बताया था कि ऑल बोरिंग्स, बोरवेल्स एटसेट्रा, दीज आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ माइन एज पर द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, अब यहां पर आपको दिया है ऑप्शन कि कौन सा माइन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ड्रैगलाइन फेस, तो हम बताएं कि ऑल वर्किंग्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ माइंस एक्ट, all workings comes under the definition of mines as per the Mines Act. All working phases, all workings, all machineries, all stores, all substation, all power substation, पावर प्लांट नहीं होगा। प्लांट कई वर्ड बोला हमने 56 इस वीडियो में, पावर सब स्टेशन, पावर स्टेशन, स्टोर, वर्कशॉप, ऑल प्रीमिसेस कनेक्टेड विद माइनिंग ऑपरेशन, यही सब ने बोले हैं। तो ड्रैगलाइन फेस जो हुआ या सावेल फेस हुआ, ये सब तो माइन के डेफिनेशन में आ गया। कोल रिसीवर हुपर, जब हम कोल को रिसीव करते हैं उसके लिए कोई बनाया गया हुपर है, वो भी माइन के डेफिनेशन में आएगा। कोल यार्ड ऑफ डंपर लिख दिया, ये कोल यार्ड ऑफ डंपर नहीं लिख रहा होगा, कोल यार्ड आर डंप लिख रहा होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ क्वेश्चन पेपर, कोल यार्ड ऑफ डंपर लिखा, ये कोल यार्ड आर लिख रहा होगा, वो आप हो गया, और डंप के बजाय इधर डंपर हो गया। तो मतलब कुल मिला के ये भी आपका माइंस के डेफिनेशन में कस्टमर्स कोल यार्ड, कस्टमर का कोल यार्ड, जिसको हमने कोयला बेचा उसके कोल यार्ड से हमको क्या लेन देना है, वो मेरे माइंड के डेफिनेशन में नहीं आता। तो इसमें क्या आंसर नहीं आएगा, क्या माइंड के डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा इसमें से, इन चार में से कस्टमर्स कोल यार्ड। ठीक है, एक पीएमई का क्वेश्चन है, पीएमई इज डन एट विच इंटरवल फॉर वर्कमैन मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये माइंस रूल्स का नहीं है, ये 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का है। पीएमई और आईएमई का भी एक क्वेश्चन नंबर 31 है, देख लीजिए। तो आईएमई और पीएमई को एमसीएल रिक्रूटमेंट वाले किसी वीडियोस में हमने बहुत लंबा चौड़ा बताया, 29 B C D E F G H I J के तक सब समझा दिया है। कौन सा फॉर्म में P1 में क्या जाएगा, P में क्या जाएगा, वो सब बताए, उसको देखिए, उसको यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये जो 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का जो क्वेश्चन पूछा है, ये कहां से पूछा है, 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से, माइंस रूल्स का 29B में नहीं लिखा है। 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में आईएमई और पीएमई के रिगार्डिंग में 2-3 रिकमेंडेशंस आया था। ठीक है, उसमें मेन था एक ये कि हमारे ऐसे कामगार या ऐसे एम्प्लॉय जिनका उम्र 45 साल से अधिक हो जाए, एज कितना बोला, मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे सब आदमियों का पीएमई हर 3 साल में एक बार करना है। कितने दिन में करना है बाबू, हर 3 साल में एक बार करना, 3 साल 3 इयर्स, कितने में करना है, 3 इयर्स में, दिख रहा है वहां से, 3 इयर्स में करना है। ठीक है, और आई रिफ्रैक्शन टेस्ट जो है, जैसे हमारे ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स का आई रिफ्रैक्शन टेस्ट 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अनुसार साल में एक बार करना है। ये 2 महत्वपूर्ण पीएमई के ऊपर रिकमेंडेशन था 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का। एक तो जिन आदमियों का उम्र 45 साल से ज्यादा हो जाए, 45 ईयर से ज्यादा हो जाए, उनका हर 3 साल में पीएमई करना है, और आई रिफ्लेक्शन टेस्ट ऑपरेटर्स का साल में एक बार करना है, और आदमियों के रिटायरमेंट के 1 साल पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। रिटायरमेंट के 1 साल पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, यह रिकमेंडेशंस था। इन जनरल पीएमई का जो इंटरवल होता है वो 5 साल में एक बार, विद इन 5 ईयर्स बोलता है, 5 साल के अंदर आपको पीएमई कराना है।
लेकिन एस्बेस्टस माइन में काम करने वाले हमारे भाई लोग का वहां पे लिखा होगा मिलिंग एंड माइनिंग ऑफ एस्बेस्टस, मतलब एस्बेस्टस माइन ना हुआ बाबू। एस्बेस्टस माइन में काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज का हमको साल में एक बार करना है। कितने दिन में करना है? साल में एक बार करना है। साथ में यदि डॉक्टर साहब को जो आपको एग्जामिनेशन कर रहा है लगता है कि कोई नोटिफाइड डिजीज का केस है, ऑक्यूपेशनल डिजीज का कुछ सस्पेक्टेड केस है, उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उस आदमी का पीएमई जो है शॉर्टर इंटरवल पर किया जाएगा। एक्सरे पीएमई या दोनों शॉर्टर इंटरवल पर किया जाएगा, ताकि वो जो उसको डॉक्टर साहब को डाउट्स हुआ है उसको क्लियर किया जा सके। ये मोटा मोटी है। आईएमई किनका करते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते। हम बताए थे आईएमई किसका करते हैं? द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड। आईएमई किसका करते हैं? द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड। टू बी लग जाता मतलब किया जाना है, करना है, इस टाइप का शब्द को हम जो हिंदी में बोलते हैं उसको बताने के लिए अंग्रेजी में टू बी लगा देते हैं। द पर्सन टू बी एम्प्लॉयड मतलब जिनका एम्प्लॉयमेंट होना है, किया जाना है, ठीक है, जिनको नौकरी लगने वाला है, सीधा सीधा उसका क्या करेंगे हम? आईएमई करेंगे। नौकरी के पहले करेंगे कि बाद में करेंगे? अरे नौकरी के पहले ना करना होगा। आप फिट होंगे तब आपको मेडिकल में फिट होने के बाद आपको माइंड में कहीं पर दिया जाएगा। तो 31 को भी साथ में देख लेते। 31 में क्या दिया है? कहा व्हेन आईएमई इज डन। व्हेन आईएमई इज डन मतलब आईएमई कब होता है? कब होता है? बोला कि 18 साल की उम्र होने पर, आफ्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के बाद, बिफोर ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग के पहले। कब करेंगे? ज्वाइनिंग के पहले करेंगे। और आप फिट है तब आपको माइंड में एंट्री दिया जाएगा, तब आपको कोई एक माइंड अलॉट किया जाएगा। ठीक है, कब करते हैं? बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है गला में प्रॉब्लम है। हाँ, 830 क्वेश्चन नंबर था। रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितने इंटरवल में करते हैं? रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी 5 साल के इंटरवल में एक बार करते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग का इंटरवल कितना होता है? 5 ईयर्स का। 2 टाइप का ट्रेनिंग होता है, एक बेसिक ट्रेनिंग होता है और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है। तो बेसिक ट्रेनिंग या जिसको इनिशियल ट्रेनिंग बोलते हैं वो कब करते हैं? बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द ड्यूटी। ड्यूटी ज्वाइन कराने के पहले आपको माइंड में क्या खतरे हो सकते हैं, क्या सुरक्षा के लिए आपको काम करना है, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने साथियों को कैसे सुरक्षित रखना है, इस संबंध में जानकारी देने वाली ट्रेनिंग को बेसिक ट्रेनिंग या इनिशियल ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? और इंडक्शन ट्रेनिंग। आपको इंडक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है, वो नौकरी लगने के पहले। अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बेसिक ट्रेनिंग या इनिशियल ट्रेनिंग में भेजते हैं वर्कर्स को। ठीक है, सुपरवाइजर को भेज भी सकते, नहीं भी भेज सकते, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इनको कुछ कुछ जानकारी रहता है माइंस के बारे में। ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन ले लेते। फिर अपन क्या देखेंगे? फिर देखेंगे क्या? डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, स्ट्रेचर किस चीज के लिए उपयोग में करते हैं, लाते हैं? स्ट्रेचर देखिए हॉस्पिटल में होता है, हमारे फर्स्ट एड रूम में रखा होता है। फर्स्ट एड स्टेशन अलग चीज होता है, फर्स्ट एड रूम अलग चीज होता है बाबू। फर्स्ट एड रूम यदि दिमाग में समझ लेना है तो समझ लेना कि छोटा मोटा अस्पताल है वो फर्स्ट एड रूम है, और फर्स्ट एड स्टेशन बहुत छोटा सा चीज है जो कि हमारे फर्स्ट एडर्स जितने भी है, जिनको फर्स्ट एड का क्वालिफिकेशन रखना है, रूल 41 माइंस रूल्स के रूल 41 के अनुसार किनको किनको फर्स्ट एड किट कैरी करना है। रूल 45 बताया था। फर्स्ट एड किट के बारे में बहुत चर्चा हुआ है 56 या 55 में, पार्ट 55 या 56 में कहीं चर्चा किए थे फर्स्ट एड किट का। कैरिंग अप फर्स्ट एड आउटफिट बाय ऑफिशियल एटसेट्रा, ऐसा करके
रूल लिखाए थे, बताए थे कि कौन कौन हमारे ऑफिशियल्स को फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड आउटफिट का मतलब भी लिखाए थे। यहाँ पे फर्स्ट एड किट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टेरलाइज ड्रेसिंग होता है, बड़ा वाला, छोटा वाला, लार्ज, स्मॉल, ऐसा लिखाया होगा। टिंचर आयोडीन रहेगा या कोई अदर एंटीसेप्टिक रहेगा, कॉटन रहेगा, सीजर रहेगा, इतने लिखाए थे जी। ये रहेगा। ये जो साजो सामान है जिसको हमको हमेशा ड्यूटी में लेके चलना है, सारे ऑफिशियल्स को, ऑफिशियल्स का डेफिनेशन भी बताए थे, वो सारे ऑफिशियल्स को, जिसमें ऑफिशियल का डेफिनेशन याद रखना है, एक वर्ड याद रखना, सुपरविजन, मतलब इनका अपॉइंटमेंट जो होगा काहे के लिए होगा, फॉर द सुपरविजन ऑफ माइन और पार्ट देयर ऑफ। कौन कौन शामिल होते हैं, जितने भी आपके साहब लोग रहेंगे ना बाबू, सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब उसमें आता है, ठीक है। और नॉन एजुकेटिव की हम बात करें, जो गैर अधिकारी संवर्ग है, उसमें कौन कौन आएगा, ओवरमैन, फोरमैन, मेट, सरदार, ब्लास्टर, ये माइंस रूल्स का चीज है। माइंस रूल्स सब माइंस के लिए लागू होता, कोल माइंस के लिए सिर्फ नहीं लागू होता, इसलिए मेट और ब्लास्टर बोल रहा। मेट मतलब माइनिंग सरदार, फोरमैन बोला मतलब अपने यहाँ जो ओवरमैन जिसको बोलते हैं उसको वहां फोरमैन बोलते हैं मेटल माइनिंग में, और ब्लास्टर बोला तो अपने यहाँ का सर्टिफायर, ठीक है। सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, सबको क्या करना है, फर्स्ट एड किट लेकर के चलना है, बताया होगा उस दिन। तो स्ट्रेचर काय के लिए जाते, काय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेचर हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को ढोने के लिए, ठीक है। तो यहां दिया फॉर कैरिंग गुड्स, मतलब सामान ले जाने के लिए, फॉर कैरिंग पेशेंट, तो क्या हो जाएगा, फॉर कैरिंग पेशेंट, हमारा जो मरीज है उसको ढोने के लिए, ले जाने के लिए। अच्छा, तो इसमें और एक ले लेते हैं, 33, 32 भी हो गया, 33, एम्बुलेंस कहां खड़ा रहता है, कहां खड़ा रहेगा, अस्पताल में ना भैया। और अस्पताल, छोटा मोटा जो हमारा अस्पताल रहता है उसको हमारा माइंस रूल क्या बोलता है, फर्स्ट एड रूम, क्या बोलता है, फर्स्ट एड रूम। यदि फर्स्ट एड रूम जैसे दिमाग में सोच लेना कि छोटा सा अस्पताल, स्मॉल हॉस्पिटल, ठीक है। अब आपको बोला कि एम्बुलेंस कहां खड़ा रहेगा, ठीक है, सिक्योरिटी पोस्ट पर, फायर स्टेशन में, सब स्टेशन में, फर्स्ट एड रूम में, कहां रहेगा, फर्स्ट एड रूम में। फर्स्ट एड रूम मतलब छोटा सा अस्पताल। और ऐसे भी एम्बुलेंस कहां रहेगा, हॉस्पिटल में खड़ा रहेगा जी, ठीक है। फायर टेंडर 34, इसको भी देख लेते। फायर टेंडर, फायर टेंडर किसको बोलते हैं, आग बुझाने वाला, वो ललका गाड़ी नहीं आता है, वही ना फायर टेंडर है। बड़ा बड़ा शहर में बड़ा बड़ा आग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में आग लग जाता है तो वो पानी मारता फायर टेंडर से, देखा है ना, वही फायर टेंडर है। तो फायर टेंडर के ऊपर क्या है, फायर टेंडर का उपयोग होता है काहे के लिए पूछ रहा है, आग बुझाने के लिए, फॉर फायर पार्टी। हम इसमें भी फायर टेंडर बुलाते हैं, बड़ा बड़ा आग लग जाता है कोई कारण से, तो क्योंकि एक्सटिंग्विशर का अपना एक लिमिट न है। चाहे आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हो या ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी अपनी लिमिट है। बहुत बड़ा फायर लग गया तो वो कुछ नहीं, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तब आपको क्या बुलाना होगा, फायर टेंडर। वो ललका वाला एक ट्रक टाइप का रहता है, आग बुझाने के लिए काम आता है, उसी को फायर टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर टेंडर बोलते हैं। अब हम लेते हैं डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट माइंस। बाबू, डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में मिसफायर हो गया, अंडरग्राउंड का तो हम भेजे आपको, ओपन कास्ट में हो गया तो कैसे डील कीजिएगा, ठीक है। यहां पर भी हम रिलीविंग होल करके करते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको कहीं स्टैट्यूटरी प्रोविजन में नहीं मिला होगा, कहीं आपको टेक्नोलॉजी के बुक में नहीं मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो मिलता है। और हम आप लोग को सब जब करवा ही रहे हैं तो हम इसको भी ना भेजते, काहे एकदम बकार देख सर इसका बता ही दीजिए। अरे बताने देंगे भैया, कौन सा बहुत बड़ा बात है, रिलीविंग होल करके हम
ब्लास्ट करते। कई तरीका है, वैसे भी ओपन कास्ट में इतना आसान नहीं रहता जितना हम यहाँ आसानी से आप लोग को बता देंगे। एक्चुअल फील्ड में उतना आसान नहीं होता है। ओपन कास्ट के केस में बता, अंडरग्राउंड के केस में बता, अंडरग्राउंड में आसान रहता है। ओपन कास्ट में बड़ा बड़ा ब्लास्टिंग करते, कहाँ दब गया पता ही नहीं चलेगा। दिख गया तो बहुत बड़ी बात है, तो आप कर ही दीजिएगा, और नहीं दिखा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बड़ा बहुत ज्यादा होल रहता है, कई बार दब जाता है, बड़ा खतरा पैदा करता है। ठीक है, हम भुक्तभोगी है, एक केस में हम भुक्तभोगी बच गए। इसी केस में डीलिंग विद मिसफायर इन ओपन कास्ट माइन क्या करते, हम रिलीविंग होल करते। मान लो मेरा एक ये ब्लास्टिंग फेस था, ठीक है, इसको ब्लास्ट किया, इधर एक फ्री फेस है। मान लो मेरा एक ये वाला होल एग्जांपल के लिए सब ब्लास्ट हो गया और ये वाला ब्लास्ट नहीं हुआ। मिसफायर किसको बोलते हैं, यदि कोई होल के अंदर भरा हुआ बारूद ब्लास्ट नहीं हुआ, उसी को ना मिसफायर बोलते। ये बार बच गया, ये बाकी सब खत्म हो गया, ये सब क्या है, ब्लास्ट हो गया, और ये बच गया। अब यहां तक पहुंचना भी बड़ा तेरा खीर है। आपको क्या करना होगा, यदि पहुंचने लायक है तो ठीक, नहीं तो पहले तो यहां तक साफ करके आपको यहां पर क्या होगा, पहुंचना होगा। और इस होल से आप अंडरग्राउंड में भी देखें कि 0.3 मीटर बोलता, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर मारना है होल, ताकि इस होल से टक्कर ना हो जाए। और इतना दूर भी नहीं मार देना है कि होल जो है ब्लास्ट ही ना हो। वो जो लिविंग होल में आप बारूद भर के ब्लास्ट कीजिएगा, उसी से ये ब्लास्ट होगा। तो बहुत दूर मार दिया, अब तो होगा क्या। अब बोलिएगा कि सर हम लोग को जो क्वेश्चन पेपर आए ना, उसमें ऑप्शन है 5 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर, यही ना है जी, अलग नहीं ना बोल रहे हैं। मिनिमम 5 मीटर है उस क्वेश्चन पेपर में, बाकी ज्यादा 10, 15 और कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो आप तो यहाँ 3 मीटर बता रहे, वहां 5 मीटर दिया है क्वेश्चन पेपर में, वो उसका बता रहे। ठीक है, टेंशन मत लेना, हम बता रहे नहीं यार। ठीक है, इस होल को क्या करना है, हम इसीलिए पहले बोल दिए ताकि कमेंट ना आए। ये क्या है, ये होल को मुझे क्या करना है, रिलीव करना है, मतलब मिसफायर इसका हटा देना है। तो रिलीविंग होल मारूंगा, कितने दूर मारूंगा, इसका एक नियम है, इसका क्या है, एक नियम है, वो 5 मीटर वाला बता रहे। और रिलीविंग होल मारते हैं हम 3 मीटर दूर। कितना दूर मारते हैं, रिलीविंग होल मिसफायर होल से किसी भी डायरेक्शन में 3 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहेगा। मिनिमम कितना बोला, 3 मीटर दूरी पर रहेगा, कम से कम, नॉट लेस देन 3 मीटर, मतलब 3 मीटर से कम दूरी पर आप रिलीविंग होल ड्रिल नहीं करेंगे। तो 3 मीटर से कम पे नहीं करना है, तो 20 मीटर पे कर दूं, ब्लास्ट होगा। बर्डन स्पेसिंग भी पढ़ा है ना, बर्डन स्पेसिंग का फार्मूला है कि नहीं है, उससे ज्यादा में आप कीजिएगा तो होल उड़ेगा। कि आप स्पेसिंग रखिए या बर्डन रखिए, उससे ज्यादा रखिएगा तो उड़ेगा आपका होल। एक ये होल को मिसफायर है और हम यहां पे मार दिया 20 मीटर दूर, तो ये होल को ब्लास्ट करूंगा तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा। बर्डन स्पेसिंग इसी आधार पर हम तय करते हैं कि हार्ड रॉक में इतना दूर पे होल मारेंगे तो 2 होल के बीच का सब रॉक टूट जाएगा। मिनिमम तो आपको 3 मीटर से कम डिस्टेंस में मारना नहीं है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो कितना दूर मारना होगा, ये भी ना बात है। मतलब सेफ्टी के लिए लेना है तो 50 मीटर दूर मार दीजिए, उड़ेगा, वो उड़ जाएगा। रिलीविंग, ये वो जो रिलीविंग का है बोल रहे हैं उसको, वो जो मिसफायर वाला उसको रिलीव कर रहा है, उससे उसको ब्लास्ट कर दे रहा है, उसको ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका मतलब क्या रहेगा। तो आप क्या बोलते हैं, बर्डन का बताए थे हम, बर्डन बताए थे बाबू, बर्डन में बताए थे कि आप जो है होल डाया जो लिया आपने, उसका कितना कितना टाइम्स आपको हार्ड रॉक में रखना है, सॉफ्ट रॉक, मीडियम हार्ड रॉक में रखना और सॉफ्ट रॉक में रखना है। तो यदि हम बताए थे कि हार्ड रॉक के लिए, हार्ड रॉक में बर्डन जो रखते हैं, कितना रखते हैं, होल डाया का 25 टाइम्स। कितना रखते हैं, होल डाया का 25 टाइम्स। मान लो मेरा होल डाया जो है कितना है, मान लो हमने ले लिया 160 mm,
इस देश में 160 mm ड्रिल बहुत जगह चलता है, पूरे देश में बहुत कम जगह। मेरे यहाँ पे भी एक 250 mm का ड्रिल है, और एनसीएल में अब जाएगा 300 mm का भी ड्रिल है, 360 mm का भी ड्रिल है, लेकिन उससे तो नहीं है। तो लेकिन पूरे देश में क्या एनसीएल में सब माइन में 360 mm वाला ड्रिल है? नहीं, इस देश में मैक्सिमम ओपन कास्ट माइन में 160 mm का ड्रिल स्टैंडर्ड साइज का सबसे ज्यादा ये चलता है। इसी को ध्यान में रख के, इस डायाप होल को ध्यान में रख करके हम सेट करते हैं आपका रिलीविंग होल। ठीक है, तो हॉट रॉक में कितना रखते हैं? 25 टाइम्स ऑफ होल डाया बर्डन रखते। क्या क्या बता रहा हूं मैं? बर्डन। तो ये हो जाएगा, कितना हो गया? 16 इंटू 25 करेंगे तो 40, 400 mm। 400 mm मतलब 4 मीटर आपका बर्डन हार्ड रॉक में कितना आएगा? 4 मीटर आएगा। ठीक है, मीडियम हार्ड रॉक है, मीडियम एम लिख दो, मीडियम हार्ड रॉक में कितना रखते हैं? 30 इंटू होल डायमीटर। ठीक है, होल डायमीटर का 30 टाइम्स, 16×3 = 480 mm मतलब 4.8 मीटर। ठीक है, और सॉफ्ट रॉक में, सॉफ्ट रॉक या कोल में, इसका भी हम बर्डन स्पेसिंग बहुत बढ़िया बताए हैं। कितना रखते हैं? 35 इंटू 160 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 5 7 कितना आएगा? 16×3 = 5 7 या 5 8 आएगा, ये 5800 mm। देख लीजिएगा 5700 क्या 5800 आएगा, मैं 5800 मान लिया मोटा मोटी दिमाग में, तो ये हो गया 5.8 मीटर। ठीक है, मतलब आपका, और स्पेसिंग कितना रखते हैं? हार्ड रॉक में बर्डन के बराबर मतलब 4 मीटर रखेंगे। मीडियम हार्ड रॉक है तो 4.8 का 1.25 टाइम्स मतलब 1.25 टाइम्स, और सॉफ्ट रॉक या कोल में बर्डन जिताया उसका 1.5 टाइम्स रखते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, इसमें तो इतना रहेगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये मोटा मोटी 5 मीटर हो जाएगा, और ये मोटा मोटी 6 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब आपका बॉर्डर और स्पेसिंग इस होल डाया पर कितना आ रहा है? 4 मीटर से लेके 6 मीटर के बीच में आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू? आ रहा है। 5.8 मतलब क्या होगा? मोटा मोटी 6 मीटर। तो आपका 4 मीटर से 6 मीटर आता है। तो आपको तो पहले बोल दिया है कि रिलीविंग होल जो है क्या करेंगे? 3 मीटर से कम दूरी पर नहीं मारेंगे, इससे कम दूरी पे तो मारना ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा कितना मारेंगे? जो आपका उस पर्टिकुलर एरिया में बॉर्डर और स्पेसिंग है उतना ही ना कीजिएगा, उससे ज्यादा कीजिएगा तो 2 होल के बीच का रॉक टूटेगा नहीं, रॉक नहीं टूटेगा, तो जो होल मिसफायर है वो भी नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो वो अनएक्सप्लोडेड ही रह जाएगा। तो आपको तो उसको एक्सप्लोड करना है, तो उसी के लिए आप रिलीविंग होल मार रहे हैं। रिलीविंग होल मार के उसके अंदर क्या डालते हैं? बारूद डालते हैं आप। अब बारूद डाल के उस रिलीविंग होल को ब्लास्ट करते हैं, तो रिलीविंग होल को ब्लास्ट करने से आपका जो मिसफायर्ड होल है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना रखिएगा? कितना दूरी पे रखिएगा? 3 मीटर से तो कम रखना ही नहीं है। रिलीविंग होल का डिस्टेंस मिसफायर्ड होल से 3 मीटर से कम दूरी पर नहीं रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना रखेंगे? 4 से 6 मीटर। उससे ज्यादा रख देंगे तो वो रिलीविंग होल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपके क्वेश्चन पेपर कितना दिया था बाबू? 5 मीटर। तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो रिलीविंग होल का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 5 मीटर। ठीक है, तो वो जो आप लोग बार बार क्वेश्चन भेजते थे ओकरा आंसर का हुआ 5 मीटर। लेकिन रिलीविंग होल शैल बी लोकेटेड नॉट लेस देन 3 मीटर फ्रॉम द मिसफायर्ड होल। मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज समझ आया होगा। नहीं आया होगा फिर लिखिएगा, फिर किसी वीडियो में बता दूंगा, और कुछ अपने दिमाग को खखोर के बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ चीजें।